आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की शुरुआत से ठीक पहले इंटरनेशनल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। जीएसटी का तो सपोर्ट है ही वीरेंद्र, लेकिन आप देखिए एसएक्स 50 अब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है। जी हाँ, अर्धशतक लगा चुका है। और अभी कुछ देर में एक और चीज़ है जो अच्छा इंडिकेटर है, और वो याद रखिए फॉरेक्स मार्केट, वहाँ से भी बड़े अच्छे संकेत है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की एग्जैक्टली एसएक्स 50 के स्तरों के साथ 50 अंकों पर। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 8634 की डिजिटरी में करीब करीब 2.5% की तेजी लेकर, लेकिन याद रखिए रेस्ट ऑफ एशिया में थोड़ी टर्बुलेंस है। हैंगसेंग भले आपकी स्क्रीन पर करीब 0.5% ऊपर है, निक्केई बैकफुट पे है, शंघाई का इंडेक्स आप देखिए बैकफुट पे है, और इस बीच स्ट्रेट टाइम्स आप देखें तो करीब 2.5% ऊपर, कॉस्पी लगभग 1.25% ऊपर है। ताइवान का इंडेक्स बिल्कुल स्थिर है, आप देखिए बिना किसी बड़े बदलाव के कारोबार कर रहा है। लेकिन कुछ देर में जब नेगेटिव एक्शन शुरू होगा, एक बार फिर से नज़र देखिए लॉजिस्टिक्स पर रहेगी। आज एक वो है इम्तिहान है कि बॉस लीजिए जीएसटी आपके साथ जुड़ गया, अब आप क्या करेंगे। लॉजिस्टिक्स के साथ साथ एफएमसीजी, उसके साथ प्लाई स्टॉक्स, डिश टीवी, आप देखिए इसको हमने काफ़ी जोड़ के देखा है। डीटीएच कारोबार वाली कंपनी को सीधा सीधा फायदा होगा। एक नज़र ये भी रखनी पड़ेगी क्रूड पर, आप देखें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका ओएमसीज पर, अपस्ट्रीम कंपनियों पर इम्पैक्ट क्या होगा वो भी देखेंगे। और याद रखिए रुपया 6680 की ट्रैजेक्टरी जिस तरीके से इसने रीगेन करी है, ये एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसीज के अगर आप देखें जो बास्केट है उसके अंदर है। एंड थैंक्स टू MNFI's पार्टिसिपेशन एंड देयर कैश कमिटमेंट्स इन इंडियन मार्केट्स। खैर इस बीच अगर आप देखें 42 अंकों पर निफ्टी करीब 858 उनका क्लस्टर यहाँ पर है। एसीसी आपकी स्क्रीन पर करीब 11 अंकों पर, 11 रुपये ऊपर, माफ कीजिएगा। टाटा स्टील लगभग 2 रुपये ऊपर 360 के स्तर पे, और BHL अगर आप देखें लगभग 1.5 रुपये ऊपर 134 पैसे का स्तर यहाँ पे है। BPCL बिल्कुल स्थिर बिना किसी बदलाव के, और उसके बाद गेल करीब 11 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त 383 के स्तर पे। यहाँ पे अगर आप MNM को देखें 1461 पे करीब 14 रुपये ऊपर, और पोस्ट नंबर 7 सेल्स फिगर्स जो यहाँ पे आई। LNT एक बार फिर से अगर आप देखें 1500 के लेवल को स्ट्राइक करता हुआ, और इस बीच रुपया अगर आप देखें 69699 के मुकाबले 6685 पे खुला है, तो यहाँ पर लगभग 14 पैसे की मजबूती के साथ भारतीय रुपया खुला है। एक डिसेंट ओपनिंग यहाँ पर रुपए की हुई है। अगेन स्ट्रेंथ 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 वाली बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत रुपए की हुई है, और इंडिकेटिव एक्शन में मार्केट्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और जो की सेक्टर्स लाइमलाइट में होंगे उनमें सबसे पहले ऑटो को आप देखिए, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स भी मजबूती दिखा रहे हैं, 2% ऊपर भी शुरुआती रुझान में देखे जा रहे हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर, उस पर हम बातचीत करेंगे, और जीएसटी पर ब्रोकर हाउसेस के व्यूज क्या हैं इस पर भी जानकारी लेंगे। दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद भी हैं, मनीष और साथ ही साथ अंचल है। लेकिन पहले चलते हैं मनीष के पास और जान लेते हैं कि जीएसटी बिल पास होने के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की सोच क्या है। बताइए मनीष। धन्यवाद दीपाली। निश्चित रूप से जीएसटी एक बड़ा रिफॉर्म के तौर पर मान रहे अधिकांश ब्रोकरेज हाउस, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने इस पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहले बात करें नोमुरा की, तो नोमुरा का कहना है कि कहीं न कहीं जीएसटी का पास होना एक बड़ा कदम है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है, ये असर मिला जुला हो सकता है, लेकिन उनका मानना है कि महंगाई में जो है पहले साल खासतौर पे CPI महंगाई में जो है थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वो मानते हैं कि 0.2% से लेकर 0.7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नोमुरा ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कहा है कि विपक्ष को जिस तरह सरकार ने मनवाया जीएसटी के मुद्दे पे, वो एक बड़ी सफलता है, और वो संकेत दे रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिफॉर्म पे सरकार जो है विपक्ष को और भी मनाने में सक्षम हो सकती है। सिटी की दूसरी रिपोर्ट है। सिटी का सीधे तौर पर यह कहना है जीएसटी को लेकर कि अगर 22% के आसपास रेट फिक्स होता है तो कहीं ना कहीं फिर महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और वो मान के चलते हैं कि महंगाई में 0.3% से लेकर 0.7% तक का इजाफा होता हुआ दिख सकता है। लेकिन सिटी ये भी मानता है कि अगर जीएसटी रेट 18% पे ही फिक्स रहता है तब फिर महंगाई पे बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल सकता, और हो सकता है कि महंगाई में कोई बढ़ोतरी देखने को ना मिले। एक बड़ी बात सिटी ने जो कंसर्न जताया है कि ठीक है जीएसटी बिल पास हो गया है, जीएसटी को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन ये कब तक शुरू होगा इसको लेकर वो थोड़ा आशंकित है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कई सारे मुद्दे हैं जिनको सुलझाने में समय जाएगा, और इसलिए इसको शुरू होने में, इसको रोल आउट करने में थोड़ा समय लगेगा। JP मॉर्गन ने सीधे तौर पर कहा है कि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, और सीधे तौर पे JP मॉर्गन ये कहते हैं कि अब नज़र इस बात पे होगी कि जीएसटी का रेट क्या होता है। इसके अलावा जो काउंसिल्स बनते हैं, जो जीएसटी काउंसिल बनना है, उस पर नज़र देखने को मान के चलते हैं। तो वो कहने कि बड़ा मुद्दा बहस का आप कहीं ना कहीं जीएसटी का रेट होगा, जो लगातार हम देखने की चर्चा में है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि सीधे तौर पर कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा इसका असर देखने को मिल सकता है, खासतौर पर ग्रोथ पर वो मान के चल रहे हैं कुछ नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी मान के चल रहे हैं मॉर्गन स्टैनली कि महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जीएसटी के बाद सर्विसेज जो हैं वो थोड़ी महंगी हो जाएगी, जो लगातार जी बिजनेस ने ये लाइन रखी थी, और प्रोडक्ट जो है वो मांग के चलते कि थोड़े सस्ते होंगे। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ग्रोथ में जो है सीधे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और 0.5% तक जो है जीएसटी के बाद जो है ग्रोथ लागू होने के बाद जो है ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन अगर रेट 18% के आसपास रहता है तो फिर महंगाई में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती है। और लास्ट जो रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं जीएसटी लागू होता है ये तो मान के चल रहा है कि 1.7% तक जो है ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो तमाम रिपोर्ट ये मान के चलते हैं कि महंगाई में असर होगा, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन ग्रोथ में एक उछाल देखने को मिल सकता है। जी चलिए, शुक्रिया मनीष आपका। तो ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस का व्यू यही है कि टैक्सेशन फ्रंट पर इंडिया को एक फेसलिफ्ट जरूर मिलेगा, इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन इन्फ्लेशन के लिहाज से थोड़ा सा प्रेशर शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में देखा जा सकता है। लेकिन स्टॉक्स पर ब्रोकर हाउसेस की सोच क्या है वो जान लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करें टीटी के प्रेस्टीज से। देखिए क्रेडिट स्विस ने उसके ऊपर अपनी नई राय रखी है, रेटिंग को रिड्यूस किया है, न्यूट्रल से घटा के अंडर परफॉर्म किया है, जो टारगेट है वो भी कट किया है, टारगेट 4340 से अब घटा के 4260 किया है। कहीं ना कहीं कंपनी के Q1 नतीजों में थोड़ा दबाव रहा है, बट गोइंग अहेड FY17 में ईज आउट होता हुआ दिखेगा। नोम्यूरा ने बाटा के ऊपर अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य दिया है 425 रुपये का। वॉल्यूम ग्रोथ सुस्त रही है, FY17 में आते मार्जिन जरूर सुधरेंगे, लेकिन वॉल्यूम पे कंपनी को काम काज करना पड़ेगा। फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ अगर रहती है अक्रॉस Q2 Q3 में भी, तो नतीजों को हैम्पर करते दिखेगी FY17 के। वहीं कैडिला के नतीजों के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की राय आई है, नतीजे नो डाउट अनुमान से कम है, लेकिन फिर भी मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट इंप्रूव किया है, 399 से 439 किया है। उनका मानना है वन ऑफ प्रेशर आया है Q1 नंबर्स पे, गोइंग अहेड स्ट्रॉन्गर नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। एक अच्छा लॉन्च पाइपलाइन है यूएस का, उसका फायदा साफ तौर पे कैडिला को आता हुआ दिखेगा। और दिवाली साथ ही नोम्यूरा ने अपनी कंसाइज लिस्ट भेजी है पिक्स की, उनका मान भारत फोर्ज पे रेटिंग रिड्यूस रखी है और टारगेट दे रहे हैं 636 का। वहीं टाइटन को भी रिड्यूस रेटिंग दी गई है, लक्ष्य दिया 307 का। बाटा की रेटिंग को भी रिड्यूस किया गया है और लक्ष्य दिया गया 425। बट उसके विपरीत NBCC पे बाई की सलाह है, लक्ष्य बढ़ा के 295 किया है। वहीं टाटा मोटर्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है, इमामी और कैडिला इन दोनों पे भी खरीदारी की सलाह है। तो ओवरऑल FMCG और फार्मा में इस समय नोम्यूरा काफी बुलिश है। FMCG और फार्मा अगर आप देखें ये दो स्पेस जहाँ पर आई मीन हाउस अभी आपने सुने और वो काफ़ी बुलिश बने जा रहे हैं। FMCG और इनफैक्ट बात तो हम कर चुके हैं अविनाश, लेकिन मैं सिर्फ फार्मा स्पेस को पकड़ूँ। आई मीन डॉक्टर डीज के इंसिडेंट के बाद शायद थोड़ा सा सेंटीमेंट वीक पड़ा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर मिड कैप में या लार्ज कैप में ही अदर देन डॉक्टर डीज कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर पकड़ना चाहता हूँ तो सबसे डिसेंट कौन सा लगता है? मैंने ऑरबिंदो फार्मा या फिर चार्टिकल जो सन फार्मा इस वक्त कर रहा है अविनाश, वो आपका इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है सन फार्मा में? वीरेन, मुझे लग रहा है कि फ्रंट लाइन में सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा में ही हमारी व्यू पॉजिटिव रहेगा। हमको लग रहा है कि सन फार्मा में जिस प्रकार का अर्लियर जो डिले हमको रेगुलेटरी अथॉरिटीज से हमने देखा था, वो शायद अभी FY17 के सेकंड हाफ में रैपिडली आएगा और इसमें डेफिनेटली जो इंटीग्रेशन इश्यूज थे रैनबैक्सी के वो भी कवर अप होंगे। क्लियरली हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ सन फार्मा के लिए काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। और ऑरबिंदो फार्मा में जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं, हमको लग रहा है कि कम से कम 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो हालांकि हो सकता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी फार्मा स्पेस में रहे, बट अगर किसी को एक साल का पोर्टफोलियो बनाना है तो ऑरबिंदो फार्मा और सन फार्मा कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए। जी चलिए सीधे रजत के पास चलते हैं और स्टॉक्स फास्ट 50 के जो चुनिंदा ट्रेड्स हैं वो जान लेते हैं। बताइए रजत। जो बिल्कुल पहला ट्रेड होगा HOEC हिंदुस्तान और एक्सप्लोरेशन, जिस पे आज पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। 3% ज़्यादा की तेजी कल क्रूड पे बनी और ये पॉजिटिव माना जाता है कंपनी के लिए। आज के लिए 37.7 का टारगेट है, 36.4 का स्टॉप लॉस। प्रिकोल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। क्वार्टर 1 में मुनाफा 1.6 करोड़ से बढ़कर पहुंचा 22.2 करोड़, यानी कि 48.5। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली जंप देखने को मिला परसेंटेज के लिहाज से। उसका सीधे तौर पर रिएक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस पे। आज 109 का पहला टारगेट है, इसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते चलें। NBCC हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को। पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है और काफ़ी समय से स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर नहीं किए। आज चला तो 245 का टारगेट, 237 का स्टॉप लॉस। मदरसन सुमी शेयर धारकों से क्वार्टर QIP जारी करने के लिए मंजूरी मांगी है कंपनी ने और कंपनी की QIP के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मदरसन सुमी आज के लिए 340 का लक्ष्य, 325 का स्टॉप लॉस। श्रीकला इनफैक्ट अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, ये कुछ ऐसे स्पेस हैं जहां पर आज खरीदारी बन सकती है, क्योंकि GST संशोधन बिल जो पास हुआ है संसद में, उसका पॉजिटिव रिएक्शन आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स 277 का पहला टारगेट है,
इसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिल करते चले। कल के सत्र में काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक था। श्रीकालाहस्ती पाइप्स 20 डीएमए के ऊपर निकला ये स्टॉक और काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन हुआ, नेस्ले से एक पुल बैक देखने को मिला कल लेटर हाफ में। आज के लिए 322 का टारगेट, 307 का स्टॉप लॉस। पनामा पेट्रो एक और चार्ट जी, इनफैक्ट इस स्टॉक के टेक्निकल्स बहुत इंप्रूव हैं और हो सकता है कि एक ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आए। आज के सेशन में 64.5 के टारगेट्स तक के लिए बेट लगाएं, 61 का एक स्टॉप लॉस कैरी करें। बंसवारा सिंटेक्स यहां पर भी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो रही है स्टॉक में। टेक्निकल कॉल है, अगर आप खरीदते हैं आज के लिए 181 का टारगेट रहेगा, 173.5 का स्टॉप लॉस। फोर्टिस हेल्थकेयर, इनफैक्ट इस स्टॉक में भी काफी स्ट्रांगली मूव मिला था कल के सत्र में, 194 के टारगेट के लिए आज खरीदारी कर सकते हैं, 187 का स्टॉप लॉस। और साथ साथ सीमेंस ऑर्डर फ्लो की खबर है, 217 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, आज के लिए 1265 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 1237 का इस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको कैरी करना होगा। सीमेंस से आप देखें पोस्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। रजत बहुत शुक्रिया। इस बीच नेगेटिव एक्शन ट्रैक्स बताता हूँ आपको। यहाँ पे निफ्टी ठीक कर आप देखें 8600 के स्तर पर 8599 पे कारोबार कर रहा है इस वक्त, करीब 3/4% की तेजी लेकर। और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में आज जहाँ पे स्ट्रेंथ है सबसे ऊपर अगर आप देखें इस क्रम में है टाटा मोटर्स लगभग 2.5% ऊपर। ओएनजीसी अगर आप देखें 223.90। मैं ओएनजीसी के बारे में कल भी खुल के चर्चा कर रहा था कि प्लीज़ टेक्निकली इसको देखिए, ये 220 को रिस्पेक्ट दे रहा है। दैट मीन्स ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। देन अदानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी एक बार फिर से 71 रुपये की स्ट्रेंथ, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंबुजा सीमेंट्स, ऑरबिंदो फार्मा, बीएचएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। बैकफुट पे है ल्यूपिन, आप देखें लगभग 1670 के स्तर पे। एनटीपीसी और विप्रो, ये 3 स्टॉक्स जो कि इस वक्त इंडेक्स में शुमार काउंटर्स में बैकफुट पे खड़े हैं। एक बार मैं देखता हूँ वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स में, जहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें काफ़ी सुबह वाइल्ड स्विंग्स हैं। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें ठीक ठाक हैं। इसमें नेटको फार्मा लगभग 5.5% ऊपर की तेज़ी यहाँ पर है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें तेज़ी है, आप देखिए लगभग शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर अच्छा मूव। मिंडा कॉर्प, ये भी अगर आप देखें ठीक ठाक मूव कर रहा है, इसमें अच्छा मूव है। और उसके बाद 1-2 स्टॉक्स और जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, उसमें आप एक देखिए एमईपी इंफ्रा, ये अच्छा कर रहा है। और साथ ही साथ एक निटको टाइल्स को देखिए, नितिन फायर प्रोडक्शन। डिश टीवी 105 को स्ट्राइक करता हुआ, डिश टीवी में अच्छी तेज़ी यहाँ पर है, 3.5% ऊपर। और एक सेंचुरी प्लाई को देखिए 3.5% ऊपर। ये स्टॉक्स जिनका जीएसटी से सीधा सरोकार है। और एक जेबीएम ऑटो, इसको भी देखिए, एनबीसीसीआर 3.5% ऊपर है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी में ही रहूँ थोड़ा सा, तो इसमें एक आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 3.5% ऊपर, यहाँ पे अच्छी तेज़ी है। और साथ ही साथ अशोका बिल्कॉन 2.25% ऊपर। एक भूषण स्टील को देखिए, ये करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। लेकिन आशीष, ये मैं अगर प्लाई स्टॉक्स, डिश टीवी, लॉजिस्टिक्स, इसी एक कोर जीएसटी थीम है, उस पर अगर एम्फेसाइज करना चाहूँ, इस बास्केट में आपको सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा लगता है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस अभी भी अच्छा बना हुआ है? देखिए वीरेंद्र, मुझे इसमें ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक चल रहा है और जिस तरह का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 850 तक की अपसाइड ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज़ में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। करेंटली 742 कर रहा है, 700 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और 850 तक के टारगेट नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल सकते हैं। ब्रजेश, आदित्य बिरला नूवो पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? कल हमने देखा था कि डेरिवेटिव सेगमेंट में भी ये शेयर काफी एक्टिव था, काफी बस भी है ऑन द स्ट्रीट्स की पूरे आदित्य बिरला ग्रुप में एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और इसीलिए कल एक जोरदार मूव स्टॉक में आया था। अभी भी इंडिकेटिव एक्शन में 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी नेक्स्ट टारगेट्स आपके लिहाज से क्या हो सकते हैं? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल ट्रेंड तो इसका अपवर्ड ही है। नो डाउट द रैली फ्रॉम 720 और 740 और लेवल से जिस हिसाब से मूवमेंट जो दिखा रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि इट्स बीन गोइंग इन द स्ट्रॉन्गर हैंड विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ऑल्सो। तो ये इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में आपको जब तक 1420 1425 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको एक नया टॉप ही देखने को मिलेगा। माइल्ड रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 1540 1550 और लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो 1770 और 1850 के लेवल निकल के आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर नजर रखिएगा। ब्रिजेश एबी नूवो पर अगर आप देखें एक अच्छा व्यू रखते हैं। 1-2 स्टॉक्स और देखिए आप जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। वेल्समन कॉफी करीब 2.5% ऊपर, इसमें अच्छी तेज़ी है। और मिड कैप के वाइल्ड स्विंग्स वाले काउंटर्स में यूको बैंक लगभग 2% ऊपर, टिमकेन इंडिया ये करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स में तेज़ी है, खैर ये निफ्टी शुमार काउंटर तो उसको रिपीट नहीं करूँगा, एसटीसी की बात मैं कर चुका हूँ। और साथ ही साथ शोभा लिमिटेड 2.5% ऊपर यहाँ पर, लेकिन स्ट्राइक कर रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिश टीवी
और एक स्टॉक को देखिए पुंज रॉयल, पोस्ट नंबर्स यहाँ पे अगर आप ठीक ठाक मूव है, और एक आप देखिए नितिन फायर प्रोटेक्शन को, ये करीब 4.25% ऊपर, अच्छी तेज़ी यहाँ पर है। और लेकिन मैं आई थिंक नेटको फार्मा पे जाना चाहूँगा एक बार। क्यों? नेटको फार्मा याद रखिए अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च तौर पर मानस, मान लीजिए मेरा ट्रेड ग्रिप में है 500 रुपये, 550 रुपये के आसपास से इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। आज इस प्रकार की ओपनिंग हुई है, अब आपको लगता है कि आमीन कहाँ तक जा सकता है ये, या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा वक्त है इसमें? नहीं, मैं नहीं समझता कि प्रॉफिट बुकिंग का सही स्तर है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में जो भी गिरावट देखने को मिली वो केवल एक करेक्शन है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ऑलरेडी हम एक ब्रेकआउट देख चुके हैं, और आप अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो कम से कम 650-660 तक के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल है स्टॉक में। तो मेरी राय में तो अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो स्टॉक में बने रहना चाहिए जब तक स्टॉक 574 के लेवल्स के नीचे नहीं जाता है। तो 574 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। चलिए, अगर आप देखें कुछ देर में ओपनिंग होने वाली है, और उससे पहले अगर आप एक बार मारुति सुजुकी को देखें तो ये एक बार फिर से 4945 पे 71 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर तेज़ी अच्छी खासी है। नेटको फार्मा का जिक्र मैंने किया, उसके बाद एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए। एमटीएनएल आज करीब 20.85 पर, कंसाई नेरोलैक पेंट्स ये करीब 2.5% ऊपर, ये भी अगर आप देखें इस दौर के नए हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है कंसाई नेरोलैक्स। और जयप्रकाश सीड्स ये एक और काउंटर जिसमें अच्छी खासी तेज़ी है। देन वी हैव HSIL, हिंदुस्तान जिंक, एफएल होल्डिंग्स, ये कुछ काउंटर जो कि इस वक्त ठीक तरीके से कामकाज कर रहे हैं। और एक और देखिए गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इसमें भी स्ट्रेंथ है। और एक फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ और काउंटर जहां पर अच्छा मूव नजर आ रहा है। इंडेक्स पे जाता हूं सीधे, अगर आप देखें 55 अंकों पर निफ्टी 8599, और अगर आप ओपनिंग को देखें तो ये हुई है लगभग 54 अंकों पर 8599 के स्तर पे। निफ्टी करीब 2.5% की देखें तेजी लेकर, और लगभग 859 क्लस्टर यहाँ पे। टाटा मोटर्स टॉप गेनर, अगर आपकी स्क्रीन पर ONGC, अदानी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी अगर आप देखें 4 टॉप गेनर। उसके बाद BHEL 135 के स्तर पे, हीरो मोटोकॉर्प, बैंक ऑफ बड़ौदा, आयशर मोटर्स, ये कुछ काउंटर जहाँ पे इस वक्त अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। MNM अगर देखें 1461 का स्तर है। BOB, उसके बाद बॉश, टाटा स्टील अगर देखें, GST और लॉजिस्टिक्स, इसकी थीम को देखिए आप। गति आपके स्क्रीन पर 182, स्नो में लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखें तो 2.5% का मूव। एजिस लॉजिस्टिक्स लगभग 2% ऊपर। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स लगभग इस वक्त 9 रुपये ऊपर देखिए कारोबार कर रहा है। उसके बाद अगर आप VIL को देखिए लगभग 10 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छी मजबूती यहाँ पर। FMCG आपकी बास्केट आपकी स्क्रीन पे, ITC अगर आप देखें 1.5 रुपये ऊपर। HUL में अगर आप देखें आधा % का गेन है। मैरिको लगभग 2.5% ऊपर। इमामी 1% ऊपर है। अगर आप ब्रिटानिया को देखें ये भी लगभग 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी धीरे से नीचे आया है। अगर आप पेंट स्टॉक्स को देखिए, इसमें एशियन पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, एक्सो नोबल अगर आप देखें, और साथ ही साथ शालीमार पेंट्स, ये कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त गेंद नजर आ रहे हैं। बहुत शार्प नहीं है, लेकिन अगर आप ऑटो स्पेस को देखें तो यहाँ पे ऑटो से सीधे अगर आप देखें जिसको एडवांटेज मिलेगा, मारुति, MNM, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर 1.5% का मूव यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बीच निफ्टी अगर आप देखें थोड़ा सा नीचे है 8580 के स्तर पर, लगभग 36 अंकों पर। जरा प्लीज एक बार निफ्टी फ्यूचर्स दिखाइए एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पर, निफ्टी फ्यूचर्स की परिस्थिति कैसी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा मिड कैप की तरफ चलूंगा। 8581 पे आपका अगर आप देखें तो 8608, दैट मींस करीब 19.8 लगभग 27 अंकों का प्रीमियम शेयर हुए हैं यहाँ पर। 23,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। इस बीच चलते हैं मिड कैप में। एग्जैक्टली अगर आप देखें मिड कैप क्या कर रहा है यहाँ पर इस वक्त, मिड कैप के स्ट्रॉन्ग मूवर्स गेनर्स अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और इस क्रम में पुंज रॉक सबसे ऊपर लगभग यहाँ पर 1% का मूव। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैडिला लगभग 12 रुपये ऊपर, और एडुकॉम लगभग 0.5% ऊपर 1335 स्तर पे। मदरसन सुमी, जुबिन फूड्स को, कंज्यूमर, जीवी पावर, ये अगर आप देखें कुछ स्टॉक जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग गेन्स लेकर कारोबार कर रहे हैं। दीपक जी, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई है, हालांकि हायर लेवल से निफ्टी थोड़ा नीचे जरूर आया है, और अब 35 पॉइंट्स की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस जो कि जोरदार एक्शन दिखा रहे हैं। आज के सेशन में ऑटो स्टॉक्स हो, ऑटो एंसिलरी शेयर्स हो, लॉजिस्टिक स्टॉक्स हो, यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखा जा रहा है। मानस, आपके कमेंट्स इस ओपनिंग पर, और एक टॉप ट्रेड आज आपकी ओर से क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक बात ओपनिंग की है, डेफिनेटली ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, लेकिन फिर भी जब तक 8620 के लेवल्स ब्रेक ना हो, मैं नहीं समझता इंट्राडे के लिए या तो आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। अगर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो शॉर्ट साइड पे रहेगी, और मैं समझता हूँ कि 8620 का स्टॉप लॉस रखें और 8500 के टारगेट सेट करके चले। जहाँ तक बात लॉन्ग ट्रेड लेने की है, मैं ONGC के साथ जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और 2 दिनों से स्टॉक वो उसको रिस्पेक्ट काफ़ी दे रहा है। तो मैं
एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूँगा ONGC में। बहुत बड़े टारगेट नहीं है, करीब करीब 228 तक के टारगेट सेट करें और 220 का स्टॉप लॉस रखें। जी, कुछ शेयर्स जहां पर एक जोरदार शुरुआत हुई है उनमें आप देखिए आधुनिक इंडस्ट्री 9.5% ऊपर, प्रीकॉल में 9% की मजबूती देखी जा रही है। साथ ही आप देखिए मंधाना इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, कैडिला हेल्थ केयर नतीजे कमजोर आए थे लेकिन मार्केट्स के क्योंकि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, एशियर भी 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शिपिंग स्टॉक्स में खरीदारी देखी जा रही है, श्रेयस शिपिंग यहां भी 4% का जोरदार मूव देखा जा रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि अच्छी मजबूती आज के सत्र में दिखा रहे हैं। वहीं अगर आप इंडेक्स की मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे आज के सेशन में तो टाटा मोटर्स DVR इन दोनों में भी एक जोरदार रुझान देखा जा रहा है और मोर देन 2% के गेंस लेकर ये दोनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। ONGC 2% ऊपर है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में ज्यादातर शेयरों की शुरुआत पॉजिटिव हुई है और हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों ही स्टॉक्स करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। ये ज्वेलरी स्टॉक्स का हाल है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर रुझान आज के सेशन में भी पॉजिटिव देखा जा रहा है। आशीष, ऑटो स्टॉक्स हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी ये दोनों स्टॉक्स ऐसे रहे हैं और एक टाटा मोटर्स भी जिन्होंने एक अच्छा खासा मूव दिया है बीते कुछ समय में। लेकिन आज के मूव के बाद अगर कोई स्टॉक पिक करना हो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो आपकी टॉप पिक क्या रहेगी? चल लग रहा है आशीष को आवाज नहीं जा रही है, लेकिन इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर मनीष चोखानी हमारे साथ हैं नाम सिक्योरिटी से। मिस्टर चोखानी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। सर पहला कमेंट, जीएसटी बिल पास हुआ है लेकिन जैसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड था वैसा मार्केट्स पर दिखा नहीं है, तो क्या जीएसटी ऑलरेडी मार्केट्स में लेवल पर फैक्टर्ड इन है और मार्केट्स के लिहाज से ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जीएसटी बिल का पास होना कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? ये जीएसटी बिल ऑफ कोर्स आई थिंक 1991 के जो लिबरलाइजेशन है उस टाइम जैसे हमने लाइसेंस राज को खत्म किया था, वैसे ये इक्वली इम्पोर्टेंट बिल है जो सारे हमारे 22 जो टैक्सेस है उनको मर्ज करके इन सम सेंस जो मल्टीपल इंस्पेक्टर राज है वो खत्म होगा और जो टैक्स इवेजन होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से टैक्स इवेट करके कीमतों को मैनिपुलेट करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है अपने देश के लिए। इन अ वे फर्स्ट टाइम जो हिंदुस्तान एक मार्केट बनेगा और ये नहीं कि जो अलग अलग राज्य है वो अलग अलग मार्केट रहेंगे, अलग अलग वे से आपको टैक्स करेंगे। सो ट्रूली एकदम जो डेवलप कंट्री के टैक्सेशन सिस्टम के जैसा ये हो गया है और इससे इंडिया का P मल्टीपल इवेंचुअली विल गो अप। जो आपने करेंटली मार्केट के बारे में कहा वो नॉर्मल है कि जब कोई न्यूज एक्सपेक्टेड होता है तो मार्केट में ऑलरेडी वो डिस्काउंट होता है एडवांस में और इंडियन मार्केट आप देखें इस साल फरवरी से एक डायरेक्शन में बढ़ा है ऊपर, एक्सपेक्टिंग जीएसटी, मॉनसून, 7th पे कमीशन एंड सो ऑन एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि इट्स नॉट कि जीएसटी न्यूज टुडे फॉर द मार्केट, इसलिए इट वाज इन द प्राइस बट ऑल्सो जीएसटी को एक्चुअली इम्प्लीमेंट होने में 1 साल और लगने वाला है और उसके बाद 1 साल और लगेगा अर्निंग्स आने के लिए। तो इट्स नॉट कि आज अनाउंसमेंट हो गया उससे मार्केट आज ही चल और पूरा डिस्काउंट हो जाए। लेकिन मिस्टर चौहान एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा सर आपसे, आई मीन ठीक है जीएसटी को अभी लागू होने में समय लगेगा और साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब आपके पास इवेंट्स नहीं है टू चेस, लेकिन मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हुआ है ना, ये जीएसटी बिल जैसे बिल्स को पास कराना ये सरकार की जो सफलता है, आई मीन इससे अप्रोक्सीमेटली जो अप्रोच थी भारत को देखने की उसमें कितना बड़ा बदलाव आएगा? आई थिंक जो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए सर्टेनली एक तो इंडिया इज द ओनली लार्ज मार्केट जो टॉप 10 इकोनॉमी में गिना जाए जिसमें वन वे ग्रोथ पोटेंशियल है, वेदर आप 5% गिने या 7% गिने या 10% गिने, जो भी नंबर जो भी ले, ऐसा एक भी देश अब दुनिया में हमारे साइज का नहीं बचा है जिसमें ये ग्रोथ पोटेंशियल है, नंबर 1। नंबर 2 जो डिफिकल्टी था कोई भी फॉरेनर को इंडिया में आने में, इन्वेस्ट करने में, वेदर थ्रू earlier route of licensing or FIPB or sectors being closed or indeed dealing with different taxation at different state levels, वो सारा ease of business में this is a like a very major blow which has been affected to harmonize all the taxes. So FDI काफी आएगा इंडिया में और ये एक दिन के डिसीजन नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी सबसे बोर्ड रूम में डिस्कशन है दुनिया भर में और ये GST will only accelerate that move to bring more and more FDI into India. जी मिस्टर चौखानी,
इनफैक्ट अब तक जितने भी बड़े कॉर्पोरेट से हमारी बातचीत हुई है उनका मानना यही है कि जीएसटी के आने के बाद उनकी लाइफ अब पॉजिटिवली काफी बदल जाएगी और कंपनियों की परफॉर्मेंस सुधरेगी। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फायदा पहुंचेगा, लेकिन आपके लिहाज से दो ऐसे सेक्टर्स जो कि बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहेंगे जीएसटी के। ये ऑलरेडी मार्केट में काफी, आप अगर शेयर देखें, जैसे सीमेंट के टैक्स रेट्स वर क्वाइट हाई, और अगर ये जीएसटी में हार्मोनाइज होकर 18% के करीब आते हैं तो काफ़ी फायदा होता है उस सेक्टर को, और उनके पास प्राइसिंग पावर भी है। ऑटोमोबाइल में है फॉर एग्जांपल की जो लग्जरी कार्स को शायद 40 के रेट में रखें जो डिमेरिट रेट है, बट अदर कार्स विल कम इनटू 18% रेट। तो जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं कंज्यूमर फेसिंग, जिनको सरकार इन द पास्ट वुड काउंट एज लग्जरी और कंजम्पशन ओरिएंटेड गुड्स, और उनके टैक्स रेट बढ़ाते गए थे, उनको काफी फायदा होगा। सो वेदर इट बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, ऑल ऑफ दीज। और ऑपोजिट इफेक्ट ये है कि जो सर्विस सेक्टर है जिनका सर्विस टैक्स रेट 15% था, वो बढ़ के 18 हो जाएगा। सो इट्स नॉट दैट मटेरियल कि 3% डिफरेंस होने से कोई सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी उनको। सो ऑन बैलेंस आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। और आई थिंक मेजर चीज ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इवेजन होता था, जो छोटे कारखाने चलते थे, बिजली की चोरी होती थी, टैक्स की चोरी होती थी, और उससे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे जो टैक्स भर रहे थे या लेबर को ठीक से रख रहे थे, जो लार्जर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जो एक्चुअली कंप्लायंट हैं, उनको काफी फायदा होगा इससे। चौहान, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर आपसे। आई मीन सडनली जीएसटी बिल के पास होने के बाद या फिर उससे पहले भी जब इसके पास होने की पॉसिबिलिटी थी, बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट लोग कह रहे हैं कि हम इवेंटलेस हैं इस वक्त, अब हमारे पास कोई इवेंट नहीं है चेज़ करने के लिए। सर आप इस बुल मार्केट में और ये बीते जो ब्रेग्जिट के बाद से जो स्ट्रेंथ आई है मार्केट्स में, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रही है, इस पे आप अभी शक जाहिर करेंगे कि नहीं दैट्स इनफ, यहाँ से हो गया, यहाँ से अनवाइंडिंग मोड में बाजार रहेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन या फिर आप दूसरा मैंडेट रखते हैं कि नहीं अभी तो स्ट्रेंथ रहेगी बाजार में, अभी रेट कट की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है पोस्ट मॉनसून्स, सो विल बी लॉन्ग, या फिर आप इस बुल ट्रेंड में या फिर इस मोमेंट में थोड़ा सा शक जाहिर कर रहे हैं? सो सी रियलिटी ये है कि दुनिया में देयर इज कंप्लीट डर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। कि आज के दिन अगर मैं बाहर के देशों में देखूं, और आई एम करेंटली इन द यूएस, करीब $13 ट्रिलियन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, यानी कि आप बैंक में पैसा रखेंगे और 100 रुपये उन्हें देंगे तो आपको 99 ही वापस मिलेगा। ये वातावरण है दुनिया में। सो ऐसे वातावरण में कि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम पैसा कहाँ लगाएं, उसमें आपको एक ऐसा मार्केट मिल रहा है जहाँ पे ग्रोथ है और जहाँ पे ओपन इन्विटेशन मिल रहा है कि आप आगे इसमें पार्टिसिपेट करिए। वी आर मेकिंग लाइफ इजियर एंड इजियर फॉर यू। इट विल बी वेरी शॉर्ट साइटेड फॉर सम इन्वेस्टर टू से कि मुझे अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में कोई इवेंट नहीं दिख रहा। The biggest event of your life is unfolding in front of you, and if you miss that, it is bad luck, or what I call lack of foresight, if you think in that manner. क्योंकि आज जो हमारे पर कैपिटा इनकम है जो भी $1,500 देयर अबाउट है, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो चाइना इज अ कंट्री ऑफ सेम साइज एंड करेंटली दे हैव रीच्ड अ पर कैपिटा ऑफ $10,000। और ये जो 1500-2000 पर कैपिटा से बढ़ के जो जर्नी होती है 10,000 में, इसमें एक्सप्लोजन होते हैं कंजम्पशन। जस्ट इलस्ट्रेटिवली, जैसे हमने पहले बात की, ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा हुआ। पिछले 4 साल से हमारा ऑटोमोबाइल से स्टक एट करीब 2.5 मिलियन कार्स, 2.5-2.6। आज के दिन चाइना में 22 मिलियन गाड़ी बिकते हैं। इट्स अ फैक्टर ऑफ 8 टाइम्स। And the average car selling in China is not a Maruti, it is a Toyota Corolla. So the price point is also 5 times. So it's almost a 30x, 40x explosion of market ahead of you in multiple sectors. Automobile is just one of them. जी। मिस्टर चौखानी, फरवरी से अब तक जिस तरह से आपने भी खुद मेंशन किया, अच्छा डिसेंट रन अप मार्केट्स दिखा चुके हैं, जीएसटी बिल पास हो चुका है और मॉनसून के अब तक के स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो क्या इस कैलेंडर ईयर में, और एक और ट्रिगर यहाँ पर एफआई फ्लोज का भी रहा है, तो क्या इन ट्रिगर्स के बीच में इस कैलेंडर ईयर में निफ्टी 9000 जाने की प्रोबेबिलिटी लग रही है? वेरी एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि एक रेट कट भी आएगा, के भाव भी कट हैं, और जो 7th पे कमीशन के पैसे रिलीज हो रहे हैं वो भी दिवाली सीजन आई वुड एक्सपेक्ट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। काफी जो कंपनी से मैं इन्वॉल्व हुआ रिटेल में, आपके खुद के मीडिया में, यू कैन सी कि अगले
3-6 महीने में कंज्यूमर डिमांड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। और अब जो इंडस्ट्री बेस का भी सेंटिमेंट रिवाइव होगा विद जीएसटी कमिंग, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे लोग, जो कि पिछले 1-2 साल से वी हैव ऑल बीन स्ट्रेचिंग अहेड कि इन्वेस्टमेंट साइकिल कब रिवाइव हो। वी विल स्टार्ट सीइंग दैट नाउ। ओके मिस्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर, और जीएसटी बिल पास होने के मुद्दे पर बात की आपने, बाजार पर अपना नजरिया पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बीच मार्केट्स तेल ऊपर 8524 के स्तर पे 21 अंक नीचे निफ्टी, दैट मीन्स 8601 का हाई लगाने के बाद वहां से 80 पॉइंट निफ्टी रिट्रेस हुआ। इट्स अ सीरियस सप्लाई। अगर आप देखें अब इस वक्त सप्लाई आ रही है, दैट मीन्स कोई तो इन्फैक्टर आप देखें तो बाजार में सप्लाई दे रहा है, और आई थिंक इसमें सबसे फ्रंट फुट पर आप देते हैं वो है DIIs। कल भी 800 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, तो लोकल फंड्स की तरफ से सप्लाई डेफिनेटली आ रही है। आशीष, 8527 अपने लॉन्ग ट्रेड्स के साथ क्या करेंगे आप इस वक्त निफ्टी के? वीरेंद्र, जैसे मैंने कहा कि 8480 8450 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट, और जब तक ये सपोर्ट लेवल्स नहीं ब्रीच होते तब तक मैं समझता हूँ पोजिशनल लॉन्ग आइडियाज़ में कोई चेंज नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। 8450 अगर से ब्रीच होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर पे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करेंगे। बट जिस तरह का मार्केट का एक रुझान है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 8500 तक की शायद डिप हमें देखने को मिले, बट अराउंड दोज लेवल्स 8480 8500 मार्केट जो है वो स्टेबल होने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। 8450 तब भी मैं समझता हूँ उसको भी ध्यान रखते हुए सभी लॉन्ग्स के लिए 8450 का एक स्टॉप लॉस हमें रखना होगा। जी ब्रिजेश, कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक जहन में आ रहा है ओपनिंग के बाद जहां पर अच्छा मोमेंटम रिफ्लेक्ट हो रहा हो? देखिए दीपाली जी, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि मार्केट में बिकवाली ज़्यादा है, बिकॉज 8685 8690 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। कोई भी उछाल आता है आप उसका स्टॉप लॉस लेके बेचिए। 8490 के नीचे अगर बंद देता तो वहाँ से 150 से 200 पॉइंट की और आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी मौजूदा स्तर पे अगर हम देखें तो एक बाटा एक है जो एक 2 से 3% टूटा हुआ है, समवेयर अराउंड 535 536 के आसपास में ट्रेड कर रहा है कैश मार्केट के हिसाब से। फ्यूचर में एक पोजीशन बना सकते हैं विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 548। अगर मौजूदा स्तर पे भी आप सेल कॉल ले सकते हैं, या कोई उछाल आता है 537 538 के आसपास आप उस पर भी आप बेच सकते हैं। 548 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से 522 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। एनी क्लोजिंग बिलो 520 स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 505 ऑड लेवल। इस बीच में जरा निफ्टी के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, निफ्टी ड्यूल ऊपर है 8521 और 8500 के पुट में जरा 8500 के पुट में आएंगे आप जरा प्लीज एक बार। 1 लाख से जुड़े, दैट मीन्स फ्रेश बाइंग हुई है स्ट्राइक में हेजिंग के प्रोस्पेक्टिव से, और कॉल राइटिंग आज 86 की स्ट्राइक पे हो रही है। 1,97,000 शेयर बिके हैं यहाँ पर। 8500 के पुट में हेजिंग हो रही है, मतलब बाइंग हो रही है। 100 रुपये आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त 8500 की पुट है, 6.25 रुपये इसका प्रीमियम बढ़ा है, यानी कल के हाई को भी पार कर गया। याद रखिए कल मेरे ख्याल से 100 रुपये इसका हाई था, अब करीब 101 रुपये इसका हाई है। जरा 8600 की कॉल पे आई है, एग्जैक्टली यहाँ पर राइटिंग हो रही है 8600 की कॉल। ऑलमोस्ट 2 लाख से जुड़े यहाँ पर 2768 27,68,000 आउटस्टैंडिंग वाई। हालांकि अभी भी अगर आप आउटस्टैंडिंग वाइज को देखें तो 8700 और 8600 की कॉल के जो आउटस्टैंडिंग वाइज हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस है, करीब 25 लाख का। तो अभी इतना ह्यूजली अगर आप देखें कॉल राइटिंग नहीं हुई है। हाँ, 8700 पे 51 लाख शेयर का आउटस्टैंडिंग वाई, 8800 पे 64 लाख शेयर का आउटस्टैंडिंग वाई। लेकिन सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर रहेगा, जैसा कि आशीष ने कहा, 8500 8480 प्रेशर पॉइंट्स। आप देखिए निफ्टी पे कौन कौन से इस वक्त प्रेशर पॉइंट्स में सबसे ऊपर है ल्यूपिन 32 रुपये नीचे 2% की गिरावट यहाँ पर, और BPCL, ICICI बैंक और भारतीय इन्फ्राटेल, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट है। लेकिन यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का सुपर शेयर। बताइए अंचल, आज का सुपर शेयर कौन सा है? शुक्रिया दिवाली। आज का शेयर केमिकल कारोबार से है। IOL केमिकल्स का शेयर है जिस पर आप नजर रखिए। एक बेहतरीन पिक हो सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। देखिए कंपनी के नतीजे आने हैं 8 अगस्त को, और इस बार Q1 में कंपनी में टर्न अराउंड आता हुआ दिखेगा। कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी YOY बेसिस पे, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो इस बार मुनाफा करीब 2 से 3 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा। शानदार सेल्स रही हैं इस क्वार्टर में, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट का सपोर्ट मिला है कंपनी को। मार्जिन इंप्रूव होने का अनुमान है, सो मत सो 3 से 4% इस बार मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो Q1 कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहने की उम्मीद है। ऑपरेटिंग मुनाफा कंपनी ऑपरेटिंग मुनाफे में आती हुई दिखेगी घाटे के मुकाबले।
तो सभी पैरामीटर्स में आईओएल केमिकल इस बार Q1 में एक शानदार नंबर्स पोस्ट करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप कंपनी को शेयर पूरे सेक्टर से कंपेयर करें, मौजूदा पी के हिसाब से शेयर बेहद सस्ते दरों पे अवेलेबल है और यही कारण है फर्स्ट कॉल मानता है एक बेहतरीन पिक हो सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। आईओएल केमिकल्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। 160 रुपये का लक्ष्य आपको आने वाले दिनों में दिख सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया अंचल आपका। तो आईओएल केमिकल आज का सुपर शेयर जो कि दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया आशीष आपका भी और ब्रजेश आपका भी शो में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं मिस्टर प्रकाश तुलसियानी जो कि CEO और ED हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के। मिस्टर तुलसियानी, गुड मॉर्निंग। एंड GST बिल फाइनली कल राज्यसभा में पास हो गया है और लॉजिस्टिक्स को क्योंकि काफी बड़ा फायदा पहुंचेगा इस बिल के आने के बाद, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और कैसे ये पूरा सिनेरियो बदलता हुआ दिखेगा यहाँ से। अगर आप देखें अब तक क्या है, 16-17 कुछ 16 to 17 टैक्सेस आर अवेलेबल और बीइंग लेविड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब GST के आने से एक ही रहेगा। उससे बहुत ही, एक तो पहली बात है ईजीनेस, डूइंग बिजनेस विथ ईज विल कम इन, और उससे फ़ायदा ये है कि भाई एक ही डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए आपको पूरा काम करना है। मतलब एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, असेट यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम कम लगेगा, आपको इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी और लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। और इसके लिए कि लॉजिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आज लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कंपनियां काम करेंगी और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगी लॉजिस्टिक्स कंपनीज की, क्योंकि आज जो वेयर हाउसेज है वो छोटे हैं, एक स्टेट में बनाए गए हैं, टैक्स के हिसाब से काम चलता है। आगे जाके टैक्स पूरे भारत में एक ही होगा, पूरे देश में एक होगा, तो उसके लिए फिर आप भी वेयर हाउसेज उसी तरह बनाएंगे, यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग के पास, यहाँ तो फिर आपके कंजम्पशन के पास, डिपेंडिंग ऑन ईच कंपनीज रिक्वायरमेंट। तो शॉर्ट टर्म में इमीडिएट में पहले तो ये होगा कि भाई पहले लॉज देखें क्या है, कैसे उसको रोल आउट करते हैं और उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स कंपनीज अपनी तैयारियां करेंगी और कंपनीज भी अपनी तैयारियां करेंगी। लेकिन तो मीडियम टर्म में इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और स्पेशली कंपनीज जैसे ऑल कार्गो है, जैसे कंपनीज हमारी लॉजिस्टिक्स में है, उनको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास स्केल है और यही काम कर सकती हैं अपने बड़े स्केल में। लेकिन सर डेडिकेटेड एडवांटेजेस टू लॉजिस्टिक्स, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर क्या कहेंगे आप? जो हमारा लॉजिस्टिक्स का टैक्स बर्डन है वो एक्चुअली जो सेल्स टैक्स, जो सर्विस टैक्स है, सॉरी जो सर्विस टैक्स है वो हम, और VAT जो भी है हम भरते हैं अपना, बट हमें भी वही सेम लागू हो जाएगा GST का। तो इसमें एक्चुअली फायदा होगा जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स का, क्योंकि जो कॉस्ट आज ऊपर है लॉजिस्टिक्स की वो इसके लिए है क्योंकि हर जगह जब भी हमारी ट्रक क्रॉस होती है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक, उसको रुक जाना पड़ता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो फायदा उनका ज़्यादा है, दैट इज़ के टैक्स रेट जो एक कॉमन हो जाएगा तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएंगी और उसका फायदा कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को मिलेगा। मिस्टर तुलसियानी, जिस तरह से आपने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट क्योंकि कम होगी इसीलिए कंपनियां बेनिफिशियरी रहेगी, लेकिन अगर मैं प्रिसाइसली ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की बात करूं तो बिजनेस ग्रोथ यहां से कैसी आप देख रहे हैं पोस्ट GST इंप्लीमेंटेशन, और कब तक इसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन मार्जिन फ्रंट पर या फिर कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर दिखना शुरू होगा पोस्ट इंप्लीमेंटेशन? देखिए, जैसे GST आ जाएगा उससे फायदा एक है कि हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ने लगेगा ऑल कार्गो का। वो इस कारण के जो कस्टमर्स हैं वो चाहेंगे कि बड़े से बड़े वेयर हाउस हों और वो चाहेंगे कि उनके वेयर हाउसेज भी काफ़ी लिमिटेड हो, मतलब सब जगह फैले हुए नहीं हो, कुछ स्टेट्स में हो, कुछ कंजम्पशन सेंटर्स के पास हो, यहाँ तो उनके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के पास हो। तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस जो लॉजिस्टिक्स का है वो स्केल का है। जैसे स्केल बढ़ता है, जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उससे हमारे कॉस्ट कम होंगे और उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हम इसके इंतजार में हैं कि जैसे ये वॉल्यूम बढ़े उससे ऑल कार्गो को ज़रूर फायदा होगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और GST बिल के पास होने के बाद लॉजिस्टिक्स पे इसके प्रभाव पर और बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या तब्दीली होगी उस पर बात करी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर रखी। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान अमीषा वोरा हैं हमारे साथ बात करने के लिए GST बिल के पास होने के बाद। अमीषा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। अभी आई थिंक
डिस्कशन नमस्कार। में बहुत दिनों से यही चल रहा है कि जीएसटी बिल पास होने के बाद ऐसी क्या चीज़ है जिसके सहारे ये बाजार चलेगा, वो क्या चीज़ है जिसकी आस में ये बाजार ऊपर की तरफ खिसकेगा। मैम आपको लगता है, आई मीन ये वास्तविकता रखती है कि हम इवेंट लेस हो गए सडनली एंड वी हैव नो इवेंट टू चेज, यहाँ से बाजार अनवाइंडिंग मोड में रहेगा, थोड़ी सी सप्लाई आएगी, मार्केट्स प्रेशर फील करेंगे, आप इससे सहमत हैं मैम? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैली आई है 7,700-800 से 8,600 तक की, वो खाली इंडिया मॉनसून या इंडिया जीएसटी की वजह से नहीं आई है। ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फ्लोज की वजह से आई है। सभी इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर है, काफ़ी मार्केट्स तो जो बास्केट में है कंपेरेबल टू इंडिया इंडिया से ज़्यादा ही ऊपर है। तो करेक्शन भी जो अभी लग रहा है कि शायद आएगा या मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वो थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आएगा। बट फिर भी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आगे चल के क्या लग रहा है फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है आरबीआई गवर्नर्स अपॉइंटमेंट और उनका क्या व्यू है ऑन इंटरेस्ट रेट, इज इट डिफरेंट, is it more accommodative, which will be an event to watch for and markets would be looking forward to that. जी, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर देवेंद्र चौकसी हैं, एमडी हैं केआर चौकसी के। मिस्टर चौकसी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो इनफैक्ट यही होगा जो कि हम बातचीत कर भी रहे हैं सुबह से कि ऑलरेडी मार्केट्स फरवरी से अब तक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं। जीएसटी कल राज्यसभा में पास हो गया है, लेकिन अब यहाँ से मार्केट्स की दिशा क्या होगी? क्योंकि जीएसटी हम काफ़ी समय से कर रहे थे, फाइनली वो डेवलपमेंट हुई है और सुबह से हम बातचीत कर भी रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में शायद इम्प्लीमेंटेशन को लेकर थोड़ी सी उथल पुथल रहे, लेकिन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट्स अब किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग। इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जो जीएसटी रिलेटेड रोड ब्लॉक्स है वो रोड ब्लॉक्स क्लियर हो चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी यहाँ से जीएसटी रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन के जो रोड मैप्स आने बनते हैं वो अभी यहाँ से आने शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स दैट वी विल बी सीइंग मोर अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट एक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन देयर सेटअप। जिसकी चर्चा करें तो उसके अंदर एक या दो चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी बनता है कि एक तरफ लॉजिस्टिक मूवमेंट जो मार्केट कंपनीज की जो रहती है, इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स, आई थिंक फ्रॉम देयर सेटअप, आई थिंक वो मूवमेंट मेरे ख्याल से थोड़ी फास्ट हो सकती है एंड आई थिंक दैट कुड ब्रिंग डाउन द प्रेशर ऑन द वर्किंग कैपिटल रिलेटेड इश्यूज विच मैनी कंपनीज में बी फेसिंग। उनका जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, इट विल बी अ स्ट्रक्चरल इशू, सो ऑब्वियसली उनका जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा उसके अंदर वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कॉस्ट विल कम डाउन, इन्वेंट्री लेवल्स विल कम डाउन एंड द कंपनीज वुड ऑल्सो हैव लार्जर अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर आना है वो आने के लिए अभी भी समय है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई एक या दो क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, बट आई थिंक जो अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट आना है वो मेरे ख्याल से 4 से 8 क्वार्टर के बीच में कंपनीज के अंदर आएंगे। तो ये जो रियलिटी है वो रियलिटी को मार्केट समझ रहा है और उसके हिसाब से मार्केट अभी जीएसटी के बेसिस के ऊपर जो यूफोरिक राइस है वो शायद यहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर अभी तक आगे के समय की जो तेज़ी है मार्केट के अंदर वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। इंडिविजुअली जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टर फंड्स एलोकेट करता है उनके हिसाब से मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ईटीएफ के जो एफआईज के फंड्स जो आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट के अंदर ज़्यादातर वोलाटिलिटी बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक टू सम इट अप मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ एन इंडिविजुअल अप्रोच, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन द मार्केट प्लेस विच इन्वेस्टर्स वुड फॉलो एंड दैट्स वेयर आई थिंक मनी वुड बी मेड ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके, हमेशा एग्जैक्टली अगर आप देवेंद्र जी की बात को कैरी करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाऊँ, आपको शायद इंडेक्स पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, आप स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। एफएमसीजी से शुरुआत करते हैं मैम। शुरू आपके पास जीएसटी का एडेड एडवांटेज, लेकिन Q1 नंबर्स में वॉल्यूम्स होते हुए ड्राई, ये अगर आप देखें सबसे बुरी स्टोरी थी। बट फिर भी अगर आप देखें स्टॉक संभले, बहुत सारे स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, फॉर इंस्टेंस मैरिको। आपका मैम एग्जैक्टली एफएमसीजी पे इस वक्त टेक क्या है और कुछ स्टॉक्स जो कि आपको इस वक्त इस बास्केट में सबसे अच्छे लग रहे हैं? देखिए, अभी भी जो एफएमसीजी सेगमेंट में रिजल्ट देख रहे हैं, बीट इमामी, लीवर्स, डाबर, तो सब में थोड़ा वॉल्यूम प्रेशर दिख रहा है।
एक ही सेगमेंट है जहां पर प्रेशर जरा भी नहीं दिख रहा है, या तो बहुत कम दिख रहा है, वो है पेंट सेगमेंट। तो बीट जो पूरी पेंट पैक है उसमें वॉल्यूम कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। उनको मार्जिन का भी एडवांटेज है बिकॉज उनका पूरा रॉ मटेरियल बेस ऑयल बेस्ड है, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल मोमेंटम इन द इकोनॉमी विल आल्सो हेल्प देम। तो वो और जो दूसरा है पीडिलाइट, ये दोनों हमको इन द कोर एफएमसीजी ब्रांडेड सेगमेंट अच्छे प्ले लग रहे हैं। नॉट दैट दे आर इन वैल्यूएशन वाइज एट ऑल चीप, बट आई थिंक द मोमेंटम इन ग्रोथ इज वेरी गुड फॉर देम। जी मिस्टर चौकसी, इनफैक्ट जब हम जीएसटी बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स है जो जिनका ध्यान आता है, लेकिन खासतौर से ऑटो और सीमेंट, इन दो सेक्टर्स में आप कमेंट्स लेना चाहती हूँ। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद बेनिफिशियरी रहेंगे ये दोनों ही स्पेस, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर इन दोनों ही स्पेस के स्टॉक्स को आप देखेंगे तो इस साल की शुरुआत से ही 30-40% से ज्यादा के रिटर्न स्टॉक दे चुके हैं। क्या अभी भी इन लेवल्स पर इन स्टॉक्स को देखना चाहिए? ऑटो पॉकेट से भी और सीमेंट पॉकेट से भी स्टीम यहाँ पर और बची हुई है अभी क्या? आई थिंक जो मार्केट के अंदर वैल्यूएशन जब भी एक्सपेंसिव होते हैं तो हम आगे का अर्निंग्स का आउटलुक कैसा बनता है उसके ऊपर ध्यान डेफिनेटली देते हैं। बहुत ऑटो और सीमेंट कंपनीज के अंदर जो अर्निंग आउटलुक है वो करीबन ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि आई थिंक दे वुड कंटिन्यू टू ग्रो बिटवीन 15 to 20% on a easy I think in next at least 2 years, particularly for the auto companies. As far as the cement companies are concerned, in some of the pockets, I think the companies could be even growing their earnings in excess of 25% at a CAGR basis for next 3 years or so. So cement is a structural, what you call, bull market, and in which I think the commodity has already entered into. So to my, in my opinion, I would feel that the cement could possibly be driven under the larger amount of theme, which is construction related activities which are happening in the country, and in various pockets I think the cement is likely to show better performance, including the capacity utilization with respective companies. So ये दोनों स्पेस के ऊपर मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बरकरार रहेगी। मे बी मार्केट में कोई डीप या करेक्शन या कोई शार्प कट्स आता है तभी वो बाई करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती है, सो दैट यू कैन हैव अ हेडरूम टू मेक द मनी आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग अप नाउ। हमेशा जब भी आप इस कार्यक्रम में आती हैं हमेशा जी कुछ ना कुछ बता के जाती हैं, मिड कैप स्पेशली मिड कैप, डेडिकेटेड मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इस बार हमारे व्यूअर्स को वो कुछ स्टॉक्स जो कि अपने क्लाइंट्स को आपने सजेस्ट किया है जहाँ पे आपको लगता है कि पैसा बनना इस वक्त पॉसिबल है, एक 3-4 स्टॉक्स मैडम अगर आप बता पाए तो कंफर्टेबली। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स यू नो पूरा एनबीएफसी स्पेस काफ़ी चल चुका है, बट उसमें जो एक फोकस स्पेस है जहाँ पर बहुत पेन रहा है अभी तक, उसमें जो स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी है वो एसआरएआई इंफ्रा करके है। तो जो श्रेय इंफ्रा है आई थिंक उन्होंने काफ़ी सारा अनरिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स बेचा है, एंड सेगमेंट ऑल्सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस इज ऑल्सो कमिंग बैक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि इनका अर्निंग्स यहाँ से काफ़ी इम्प्रूव्ड होता जाएगा, ये स्टॉक ठीक करना अच्छा करना चाहिए। हम लोगों को लग रहा है कि यू नो शुगर में ऑफ कोर्स प्राइसेस हैव इम्प्रूव्ड, बट ये जो स्टोरी है कि शुगर जो अभी तक लास्ट 5-7 साल से लॉस ही बना रहा था, तो मुझे लगता है ये जो प्रॉफिट में आया है वो टेम्पररी 3-6 महीने के लिए नहीं आया है, अभी ये सस्टेनेबली प्रॉफिट में रहेगा। तो लुकिंग एट दैट एंड द मैनेजमेंट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड जनरेटिंग कैश, बल्लारपुर ठीक लग रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी एक बार कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी CESC भी देखना चाहिए, क्योंकि इनके जो पावर प्लांट थे जिनमें PPA का बड़ा इश्यूज थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज आर गेटिंग सॉर्टेड आउट। तो काफ़ी ह्यूज जंप इन प्रॉफिट्स दिखाई देगा 17 और 18 में एज कम्पेयर टू 16। तो मुझे लगता है इवन दैट कंपनी शुड डू वेल। जी
मिस्टर चौकसी, एक्सपेंसिव कैटेगरी में 2-3 शेयर्स हैं, आयशर मोटर्स हुआ, पेज इंडस्ट्रीज हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं और स्टॉक्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी दिखाया है। लेकिन बीते 2-3 दिनों से जो स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद मुनाफा वसूली दिखी है इन शेयरों में, क्या इस मुनाफा वसूली को इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए इन स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के लिए, कीपिंग इन माइंड के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इन तीनों ही कंपनियों के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है? वैल्यूएशन के नज़रिए से देखते हैं ये कंपनीज को। आई थिंक बजाज फाइनेंस की आपने बात की तो आई थिंक yesterday probably it came down from 6 to 7 times price to book value to I think still quoting above, definitely above, I think close to 6 price to book value even still today 5.5 to 6 times price to book value. मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के दर से देखें तो आई थिंक इवन इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट 30% रेट ऑफ ग्रोथ ऑन अ हायर बेस, still this valuation appears to be expensive. I would remain comfortable buying this particular valuation at around 4.5 times price to book. I think that would be my comfort level. Whether वो comfort आता है मार्केट के अंदर, करेक्शन आता है नहीं आता है, I cannot immediately say that particular thing. But जहाँ तक मैं समझता हूँ कंपनी ने बोनस और स्प्लिट किए हैं, that would possibly infuse larger amount of liquidity into the stocks, into the market, and that could result into some amount of moderation in the valuation. So I think that could be the time to buy the stock into the market. Maybe it may not go down, but it may have a time correction. तो time correction जो मिलता है तो I think market के अंदर accumulation की opportunity मिलती है, तो वो समय के अंदर उसको बाय करना चाहिए। तो एक नज़रिया ये रख सकते हैं उसके अंदर। सिमिलरली जो दूसरे एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज या ऑटोमोबाइल कंपनीज के, वहाँ पे भी मैं ऐसा समझता हूँ कि वैल्यूएशन से एक्सपेंसिव न हो तो आई थिंक स्टॉक ले सकते हैं। सम ऑफ द कंपनीज हैव मूव्ड अप लार्जली बिकॉज ऑफ द लोअर फ्लोटिंग स्टॉक इन द मार्केट, लेस ट्रेडिंग इन द मार्केट। सो सर्टनली आई थिंक वन विल हैव टू रिमेन लिटिल बिट मोर वॉचफुल अबाउट दिस possibility. Maybe again I use the same approach. Valuation कम होते हैं तो I think I would probably start buying these particular companies. Can't immediately say as to what level of valuation would be more comfortable, but anything in a zone of around 20-25 for iShares I think would be a good valuation to once again re-enter into the portfolio. हमेशा जी इस बार जो आपने ऑटो के नंबर्स देखे हैं, मैंने आप ऑटो को बहुत सारे सेगमेंट से बाइफरकेट कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट है। आपको मैम सबसे अच्छी स्ट्रेंथ, मजबूती कहाँ नज़र आई? और आई मीन मैं इससे जोड़ के क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर से लुक एट मारुति और ऑटो एंसिलरी में भी हमने काफ़ी दमखम देखा है। इस बास्केट में आप कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देख रही हैं और ऑटो एंसिलरी में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? नंबर डेफिनेटली मारुति के बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, बट मुझे लगता है कि महिंद्रा का जो ट्रैक्टर सेगमेंट था वो ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल से बहुत पेन में था और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट भी काफ़ी पेन में रहा है। तो उसमें जो इम्पैक्ट आएगी ऑन अ YOY basis will be higher. Maruti is a sustained story. It will continue to do well. But I think on a turnaround basis, I think Mahindra should do well. अमीषा जी, मिड कैप में भी आपने चॉइसेस बताई, मारुति सुजुकी की बातचीत की, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में ही कुछ और चॉइसेस भी हैं आपके जो अच्छे लग रहे हैं आपको निवेश के लिहाज से? लार्ज कैप में आप देखे जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा फार्मा काफ़ी पेन में रहा है, अंडर परफॉर्मेंस में रहा है लास्ट 2 साल में। After a very huge performance, of course, it has been underperforming a bit. I would say that from investments perspective, थोड़ा risk return वो segment में अच्छा बन रहा है. But this is investments perspective. It should not be treated as trading. And मैं ऐसा सोचूंगी कि stocks like Sun Pharma and Wockhardt, which has been because of the US issues under pain, तो उनका इतना टाइम हो गया है कि कभी भी वो इश्यू सॉर्ट हो सकते हैं ओवर नेक्स्ट 3 to 6 months, एंड दैट कुड बी अ बिग बूस्ट बिकॉज रेस्ट ऑफ देयर बिजनेस मैट्रिक्स इज वेरी मच इन प्लेस। तो वहाँ पर थोड़ा निबलिंग चालू करना चाहिए। ओके, मुझे बहुत क्योंकि बैंक्स और प्राइवेट एंड बोथ पब्लिक बैंक्स मुझे लगता है। थैंक यू। जी जी, नहीं मैडम प्लीज बात पूरी कर लीजिए। आपका जो पॉज था उससे आई थिंक काफी मूव हो चुके हैं। ओके,
तो वहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि इट मे जस्ट टेक अ बिट ऑफ अ ब्रीदर. We still need to see how their books are getting cleaned up. So मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा शेल्टर लेना चाहिए फार्मा में. ओके, चलिए शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और इंडस्ट्रीज पे, मार्केट्स पे और मिड कैप की आपकी अप्रोच क्या है वो भी आपने सजेस्ट की. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए. देवेन अभी एक दो चीज़ और मैं थोड़ा सा इंडेक्स पे ही रहता हूँ और आप देखिए जस्ट जो आखिरी स्टॉक्स जिसका जिक्र किया यहाँ पर अमित शाह जी ने, सन फार्मा, ये एक ऐसा स्टॉक था जो कि आई थिंक बुरे दौर में रहा बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस. पूरा सेक्टर अगर आप देखें थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गया था, बट स्टिल अगर आप देखें अपने हायर लेवल से काफ़ी नीचे है. इन प्राइसेस पे स्टॉक्स लाइक ग्लूपिन, ओविंदो फार्मा, बायोकॉन, इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के बाद सिंजीन, डिशमन फार्मा इन द मिड कैप स्पेस, ये आपका ध्यान खींच रहे हैं क्या? इनमें से एक दो स्टॉक्स जो कि आपके जहन में आते हैं, इन लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो आपको? डेफिनेटली आई थिंक ये एक पॉइंट के ऊपर ध्यान में थोड़ा देना इसलिए भी चाहता हूँ कि जो अभी थोड़े मिनट पहले मैंने जो बात की थी वैल्यूएशंस की, आई थिंक फार्मा स्टॉक्स के अंदर करीबन साल डेढ़ साल पहले यही सिचुएशन थी कि जहाँ पे फार्मा स्टॉक्स वर कोटिंग एट 35-40 पीस और they were absolutely I think quoting at an expensive valuation that point of time. तब भी हमारा एक व्यू पॉइंट ऐसा ही बनता था कि कोई भी कारण सर जब भी वैल्यूएशन करेक्ट होते हैं तो आई थिंक इट शुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी. नाउ व्हाट इज़ अ गुड लेवल टू बाय? जो फार्मा कंपनीज करीबन 30% के आसपास की अर्निंग विजिबिलिटी दिखाती है, मैं ऐसा समझता हूँ कि 20 या 25 के प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन में वो मिलनी शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू. Anything which is going below 20 price earning ratio, I think we should once again mean that I think the stock is available at a relatively attractive level. Sun Pharma के अंदर forward earning estimate के हिसाब से देखें तो stock is quoting at somewhere around 25 times price to earning ratio. So I would be feeling comfortable now. Maybe I think in small dips or correction during the market journey, I think one could possibly accumulate more aggressively into this stock. जी मिस्टर चौकसी, अब तक के अर्निंग सीजन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अब तक जिन कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में, उन अर्निंग्स को देखते हुए जहां पर आपको अर्निंग्स मेंटेन होती हुई दिख रही है आने वाले क्वार्टर्स में भी, उस लिहाज से कौन से स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे या फिर बताना चाहेंगे? आई थिंक जो हिसाब से मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ उसके अंदर एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी बन रही है जो कंपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ में जुड़ी है उनके लिए, क्योंकि एक तरफ अच्छे रेंज आने के साथ में जो क्रॉप सीजन जो है वो क्रॉप सीजन अच्छी तरह से चल रहा है. गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्रॉप सीजन आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली हेल्प मेनी ऑफ द एग्री कंपनीज, पर्टिकुलरली दोज हु आर इनटू सीड्स, दोज हु आर इनटू इरिगेशन सिस्टम्स, दोज हु आर इनटू द क्रॉप प्रोटेक्शंस, उनके लिए आई थिंक एक समय अच्छा आना चाहिए. तो आई वुड प्रॉब्ली स्टे फोकस ऑन सम ऑफ द एग्री सेक्टर कंपनीज विच कुड पॉसिबली शो रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड. In commodity, I would feel cement would continue to operate better, and I think in different pockets here to see the cement. Little expensive though at this point of time, but जैसे जैसे कंपनीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा के आगे बढ़ती है, मेरे ख्याल से 15-20% का रिटर्न उसके अंदर निकल सकता है if I think market is giving an opportunity to buy at lower levels. So this is another area where one could possibly keep an eye on. Many of the automobile ancillaries I think could possibly show larger amount of growth, क्योंकि automobile segment 2-wheeler से 4-wheeler तक या commercial vehicle तक देखें तो उसके अंदर overall growth story एक बरकरार है और I think on the contrary progressing well. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि some of these select automobile ancillary companies could also show relatively better performance. So it would be more of a stock specific market. The approach would definitely be more stock specific. But direction would be with some of these companies, including I think companies which are operating in insurance business. I'm relatively more bullish about those companies, so I think one could look at those companies. जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर आया कैप्टन, बहुत बहुत शुक्रिया. इस बीच निफ्टी आप देखेंगे फिर से डे हाई पर तो नहीं लेकिन दमखम दिखाता हुआ. चलिए किरण यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, टेक्निकल चेक लेते हैं. किरण, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है. किरण, निफ्टी पे क्या कर रहे हैं आप? एक्सट्रीम स्ट्रेंथ 86 को स्ट्राइक किया, दिन आप नीचे आए और देखिए क्या हुआ आज. प्लीज सुबह एक कमेंट्री दिखाई थी आपको निफ्टी बैंक पर 18,500 मेक और ब्रेक, वो आज भी इसने वॉलेट नहीं किया फॉर द टाइमिंग. और देखिए वही एग्जैक्टली अगर आप देखें, जरा निफ्टी बैंक दिखाइए प्लीज एक बार. अभी एकदम से स्क्रीन झलक पर आप देखिए, झलक आई थी उसकी, ये देखिए वहाँ पे आया और वहीं से इसने पुल बैक लिया. किरण क्या कर रहे हैं निफ्टी पे आप निफ्टी बैंक पर?
मुझे लगता है कि चार्ट के हिसाब से बहुत कंफ्यूजिंग चार्ट पैटर्न्स है। एक तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो तोड़ा है, जो कि 8600 85 80 था। ये तोड़ना थोड़ा सा नेगेटिव रुझान दिखाई दे रहा था। पर आज अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो डेरिवेटिव डेटा बहुत चीप होता नजर आ रहा है, यानी इधर से पुल बैक आना चाहिए। तो अभी के लिए आज के सत्र में आपको ये वी शेप रिकवरी और वी शेप फॉल, ये ऐसे वोलेटिल मार्केट कंडीशंस देखने को मिल जाने चाहिए। पर अगर आज 8600 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है ये मान के चलना चाहिए और फिर बाइंग करना चाहिए। अभी के लिए तो मैं कुछ करने की सलाह नहीं दूंगा। 85 80 8600 ये जो रेजिस्टेंस बैंड है ये क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा बुल्स के लिए, जो कि उसके बाद एक कंफर्म ट्रेंड पे चलते आपको नजर आने चाहिए। जी चलिए किरण, आपसे बातचीत जारी रहेगी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मार्केट्स करीब 8561 पे, लेकिन ये तेजी, ये मंदी, ये नीचे आना, ये ऊपर जाना, ये सब किसके बाद हो रहा है? जीएसटी के बाद। कल क्या हुआ बताइए? जीएसटी का जन्म, और जब जन्म होता है किसी का और जब हो पता है हैप्पी बर्थडे तो कटता है केक। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये है हैप्पी बर्थडे टू जीएसटी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का आप देखिए कमरों से लगभग 1.5 दशक तक इंतजार करना पड़ा जीएसटी के पास होने का, और जब हुआ तो ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ कि पूछिए पर 203 अगर आप देखिए सदस्यों का समर्थन राज्यसभा में कल मिला। हालांकि अभी कुछ पेचीदगियां हैं, दर क्या होगी, किस स्वरूप में, फाइनेंस बिल, मनी बिल किस स्वरूप में आएगा, लेकिन जैसा भी है देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलिए अब इसी के साथ फर्स्ट ट्रेड को ही रोकें।